जिसे हम भगवान कहते हैं। हाँ। करोड़ों लोग जिसको हजारों साल से पूजते आ रहे हैं, जो भगवान सबको जीवन देता है, उस भगवान को हम जीवन कैसे दे सकते हैं? तो पूर्ण था। और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे धर्माचार्य पर्याप्त है, शंकराचार्य पर्याप्त है। शंकराचार्य की उसमें कोई शिरकत नहीं, धर्माचार्यों की कोई शिरकत नहीं। उसमें प्रधानमंत्री किस धर्माचार्य की हैसियत से वहां पहुंच गए? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यादव समाज की आबादी है, लेकिन पांचों यादव प्रत्याशी केवल सफेई घराने की क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की कि वो अपने पार्टी के साथ कुशीनगर में दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कुशीनगर की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया, क्योंकि स्ट्रांगली दावेदारी के साथ पडरौना में 3 बार के विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इनके वोटर्स हैं उनके लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक स्ट्रांग दमखम की राजनीति भी बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो इस वक्त इनका नामांकन हो चुका है, अपनी पार्टी के साथ नामांकन किए हैं। आज हमारे साथ में है, के लिए हमारे साथ में बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। आज आपने नामांकन कर लिया है, नामांकन के बाद क्या संदेश, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या संदेश जो है आप विपक्षियों को देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आज के परिवेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, सरकारी नौकरियों के लाले पड़ गए, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी आज भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का आरक्षण खत्म करने पर तुले हुए हैं। साथ ही साथ ये पहली ऐसी असफल सरकार है जिसने देश के सभी बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान को निजी हाथों में देने का पाप किया है, किया गया। तो आज देश की राष्ट्रीय संपत्तियों पर अदानी अंबानी जैसे निजी क्षेत्रों का कब्जा हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य है कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो आज निजी हाथों में जा रहे हैं। यानी नौजवानों के आज जो उनकी सपना था कि भाग्य हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको कुठाराघात हो रहा है। कुछ सवाल जो है हमारे, जो आपके समर्थक भी जानना चाह रहे थे, जो कुशीनगर में अलग अलग पार्टीज में रहते हुए भी जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम के साथ जुड़ना पसंद किया, तो ऐसे में थोड़ा सा सवाल जो है उनके लिए भी यह सवाल प्रासंगिक है कि आपको अपनी पार्टी की जरूरत क्यों लग गई? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि मैं सदैव विचारधारा की लड़ाई लड़ा हूं, यद्यपि काम के मामले में मैंने कभी किसी भी प्रकार का जो भी मेरे पास आया उसकी समस्या हमने पूछी, उसकी मांग क्या है, इस पर मैंने गौर किया। हमारे पास आने वाले जितने भी लोग रहे हैं, मैंने कभी उनका जिला नहीं पूछा, कभी उनकी पार्टी नहीं पूछी, कभी उनकी जाति नहीं पूछी, कभी उनका धर्म नहीं पूछा। हमने केवल पूछा तो उनकी समस्या पूछी और समस्याओं का निस्तारण किया। यही कारण है कि जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हमारे समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं। खुशी रही बात कुशीनगर की, कुशीनगर हमारी कर्मभूमि रही है। यहाँ पर लोगों ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, जिसके चलते सरकार में मंत्री भी बनने का मौका मिला, नेता विरोधी दल भी होने का मौका मिला। मैं मंत्री रहा तो यहाँ पूरे जनपद में, विधायक भले में एक जगह हुआ, लेकिन प्रदेश का मंत्री होने के नाते पूरे जनपद में मैंने विकास की ऐसी बयारबाई कि वो विकास हर जगह दिखाई पड़ने लगा। जो गांव की सकरी रोडें जैसी हमारी मुख्य सड़कें थी, चाहे कप्तानगंज घाटा की हो, चाहे कुशीनगर पडरौना की हो, चाहे पडरौना पिपरा खड्डा की हो, ये एक गांव जैसी सड़कें थी। आज सारी सड़कें चाक चौबंद, चौड़ी हैं, अच्छी हैं। तो ये सब मेरे सरकार की देन है। और इसके साथ ही साथ आज पूरे जिले में विकास, इस कुशीनगर में मेरे विकास की चर्चा लोगों में आज भी होती है। और मेरा पहले भी हमारे प्रमुख मुद्दा था विकास का, और उसके साथ ही साथ हमने पहले भी कहा था चुनाव लड़ते वक्त कि विकास किया है, विकास करेंगे। हमारा मुद्दा आज भी यही है कि पार्लियामेंट में भी मेरा मुद्दा यही रहेगा कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारी राजनीतिक
कार्य करने की पद्धति रही है कि मैंने काम के मामले में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। रही बात जो समाज का कमजोर तबका है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ गरीब है, मजलूम है, मजदूर है, किसान है, दलित है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं और जो भी शोषण की शिकार हुई हैं, मैं उनके हितों की सदैव प्राथमिकता के आधार पर लड़ाई लड़ता रहा। और यही कारण है कि आज जहां भी मैं रहता हूं वहीं पर भीड़ रहती है। और आज भी जब मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जो कि मात्र 2 महीना पर 3 महीना पहले मैंने जिसकी घोषणा की, आज उससे मैं जब चुनाव लड़ने आया हूं तो स्वाभाविक रूप से आज जो जनसलाब उमड़ा दिखाई पड़ा, उससे सीधे साबित होता है कि लोग जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। वो इसलिए कि मैंने सबके सम्मान के साथ खड़ा दिखाई पड़ा, सबके विकास के साथ खड़ा दिखाई पड़ा, और यही कारण है कि लोग हमारे साथ खड़े दिखाई पड़े। मतलब संकेत यही है कि कहीं ना कहीं आप अलग अलग पार्टीज में रहते हुए आप अपने महसूस किए कि वो विकास का कार्य आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको लगा कि एक पार्टी बनाने की जरूरत है जिसमें आप अपने लोगों को आगे रखेंगे। और उसका नाम भी आपने ऐसा ही रखा कि शोषित समाज पार्टी। वो एक टारगेट करता है एक विशेष वर्गों को कि जो SC ST कम्युनिटी है उनको। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, जो हैंड टू माउथ है, जो लाचार है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है जी, जिसका कोई सम्मान करने वाला नहीं है, जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, मैं उसकी सुनता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी काम लेके, समस्या लेके कोई भी मेरे पास आता है, मैं कभी किसी को निराश नहीं होने देता हूं। काम मैं सबका करता हूं। प्राथमिकता भले हमारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन काम के मामले में, समस्याओं के निस्तारण के मामले में सभी हमारी प्राथमिकता में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल लोगों के ध्यान में आ रहा था शुरुआती दौर में जब आपने अपने पार्टी से घोषणा नहीं की थी, उसके पहले ही ये चर्चाएं यहाँ पर चल रही थी कांग्रेस से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है यहाँ के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। उसमें क्या तथ्य है? ऐसा हो सकता था यदि ये कुशीनगर की सीट कांग्रेस खाते में आती तो, या तो वो हमें समर्थन देते जी, किसी भी तरीके से वो अलायंस में हमको रखते। लेकिन इत्तेफाक है कि ये सीट समाजवादी पार्टी खाते में गई। यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने कुशीनगर सीट को आपस में बदलने की भी कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। और इसके बदले आज भी जब मैं यहां चुनाव लड़ने आया हूं तो ऐसे पूरा तमाम साथी जो कभी कांग्रेस में थे उनका जन समर्थन में मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनका साफ कार्नर मेरे साथ है, उनकी सद्भावनाएं मेरे साथ है, उनका सहयोग भी मुझे मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो सोच थी कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दूंगा, वो कहीं ना कहीं किसी रूम में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आप तो काफी कद्दावर नेता हैं और सीनियर नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीति में, लेकिन जब यहाँ पर अलग अलग डिस्कशंस भी हो रहे थे, कुशीनगर में कांग्रेस का नाम पहले आया, फिर सपा का नाम आया, फिर बसपा से भी आपका नाम जो है आ रहा था कि बसपा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे बीच में किसी पार्टी में ना शामिल होके खुद की पार्टी से आज जो है आपने नामांकन करके सबको चौंका दिया। तो क्यों हुआ कि अपनी पार्टी पर जाना और इतना तमाम सब बातें डिस्कशंस हो रहे थे? देखिए, 2 चीजें, राजनीतिक पार्टियां विचारधाराओं पर चलती। मैं जब भी कोई पार्टी छोड़ा हूं तो वैचारिक टकराहट के नाते ही छोड़ा हूं। राजनीति में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। जो भी टकराहट है वैचारिक होती है। अच्छा। और जैसा कि मैंने देखा, बहुजन समाज पार्टी जब तक समाज के अंतिम पायदान के सम्मान स्वाभिमान की लड़ती रही, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे अगली कतार में खड़ा दिखाई पड़ता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब से अपने मिशन से हटी, रास्ते से हटी, तो स्वाभाविक रूप से हमें नया फैसला लेना पड़ा। इत्तेफाक है कि वैचारिकी मतभेद होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा चला था कि सबका साथ सबका विकास, जिसके चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में भी पहुंचा। लेकिन मैंने वहां देखा कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर कसनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को
एक साजिश के तहत खत्म, निष्प्रभावी, शून्य करने का वहां प्रयास किया जा रहा था। उसको मैंने भापा भी, देखा भी, कैबिनेट में विरोध भी किया, और साथ ही साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती इसका जीता जागता नमूना थी कि जिसमें 18,000 चयनित अनुसूचित जात के, अनुसूचित जनजाति के और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी आज भी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे रही है। सरकार ने भी इस बात को माना कि गलती हुई है सरकार की तरफ से, हम इनका जल्दी नियुक्ति देंगे, लेकिन 2 साल हो गया नियुक्ति नहीं हुई। तो ये जो भेदभाव की नीति रही है, जो मेरी प्राथमिकता में है, उसका गला काटा जाए और मैं खड़ा होकर तमाशा देखता रहूं, ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने वहां मंत्री पद छोड़ा। मैंने देखा समाजवादी पार्टी नारा देती है पीडीए का, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होता है तो पीडीए कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आज के प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 5 यादव पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। 5 यादव, वो भी सैफई घराने के हैं। आम यादव एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यादव समाज की आबादी है, लेकिन पांचों यादव प्रत्याशी केवल सैफई घराने की क्यों? क्या यही समाजवाद है? क्या परिवारवाद ही समाजवाद है? क्या समाजवाद केवल सैफई में ही है? समाजवाद केवल सैफई के परिवार में ही है? और प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी में तमाम यादव समाज के लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, लंबे अरसे से उनका योगदान चल रहा है, क्या वो समाजवादी नहीं है? तो स्वाभाविक रूप से यह चरित्र दोहरा चरित्र है कि नारा देंगे समाजवाद का और काम करेंगे परिवारवाद का। स्वाभाविक रूप से यह नीति नहीं है। समाजवाद अगर है तो समाजवाद की नीति को अब फॉलो करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से अगर टिकट मिलता है, यहाँ पर बंटवारा अगर होता तो वो इंडियन अलायंसेस के साथ में है, तो फिर जैसे विचारधारा आपका परिवर्तित हुआ, आपने पार्टी बदला। मैं अलायंस में रहकर चुनाव लड़ता, कांग्रेस पार्टी में जाकर चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा ठीक है, आप सीधे आते हैं थोड़े से जिन मुद्दों पर आप चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। क्या क्या लगता है कि कुशीनगर में, चूंकि अब पहले पडरौना का परिप्रेक्ष्य था, फिर फाजिल नगर का समझ में आया, अब जो है पूरे जिले की राजनीति एक तरह से है, तो ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि कुशीनगर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिस पर जो है अगर आप शासन में आते हैं तो उस पर कार्य होगा? देखिए, यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक है, बड़े पैमाने पर बाढ़ से प्रभावित जिला है, गन्ना बहुल क्षेत्र है, कई चीनी मिल लगातार बंद हो पड़ी हैं, पौना चीनी मिल बिक गई है, जबकि भाजपा के लोगों ने ही कहा था कि यहां तक कि मोदी ने खुद अपनी चुनावी सभा इसी पौना में कहा था कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो पौना चीनी मिल चलाएंगे। जैसे सरकार बनी वैसे पौना चीनी मिल बिक गई, और पौना चीनी मिल चलाना तो दूर, पौना चीनी मिल के नाम पर कहीं जिले में दूसरी चीनी मिल भी नहीं बनी। लेकिन लगातार शासन में आप भी रहे, भाजपा के साथ यहाँ पर। हम तो कुछ दिन गए थे। मैंने देखा कि जब ये धोखा देने वाले लोग हैं तो मंत्री पद पर रहते हुए मैंने भाजपा छोड़ी थी। इसलिए वैचारिकी मतभेद और वैचारिक विचारधारा ही राजनीति का महत्वपूर्ण विषय होता है, और जिस पर मैं सदैव अटल रहता हूं। इसके लिए मुझे कई बार पद भी छोड़ने पड़े। मैं बसपा में कभी राष्ट्रीय महासचिव था, नेता प्रतिनिधि दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, बहन जी से वैचारिकी मतभेद हुआ, मैंने सारे पद को छोड़ दिया। अभी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री था, देखा कि आरक्षण का गला घोटा जा रहा है, मैंने पद छोड़ दिया। अभी समाजवादी पार्टी में मैं राष्ट्रीय महासचिव था और यहां तक कि एमएलसी भी था। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का जनधार बढ़ाने के लिए मेरे हर दिए गए बयान को निजी बयान बता करके मुझे कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मेरी टकराट हुई, दो हाथ हुई, राष्ट्रीय महासचिव का पद भी छोड़ा, एमएलसी पद भी छोड़ा। लेकिन तो पद माने नहीं रखता। मेरे लिए विचारधारा सदैव माने रखती रही है, और उसी विचारधारा पर मैं सदैव अटल रहा हूं, आगे भी इस पर अटल रहूंगा। अच्छा, आप जो है यहाँ कुशीनगर के कौन से वोटर्स हैं जिनसे अपील करेंगे कि आपको वोट करें? क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी है जो आपके बयानों से नाराज भी दिख रही है। देखिए, कुशीनगर की जनता मुझे सदैव बेहद प्यार किया है, भरपूर उनका स्नेह प्यार मिला है। सभी जाति सभी हमने पहले आपको कहा कि जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर
लोगों ने हमें वोट दिया था। यहाँ पहले बसपा कभी कोई विधायक नहीं था, मैंने खाता खोला था, लगातार 3 बार मैं विधायक बना था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कभी बसपा में वोट नहीं देते थे, मेरे आने पर वो ही बसपा को वोट दिए थे। आज मैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आज भी सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लोग मेरे साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम लोग आज भी अपनी अपनी पार्टी छोड़ करके आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह परोना केवल मेरा राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, कुशीनगर केवल मेरा राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, अब कुशीनगर मेरा परिवार बन गया है। और यही कारण है कि मैं जहां भी रहता हूं, कुशीनगर के लोग वहीं मेरा साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बयान जो है जिसपे थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए? देखिए, मैंने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। धर्म के नाम पर जाति अपमान करने वाले लोग, जाति विशेष को नीच कहने वाले लोग, अधम करने वाले लोगों को मैंने केवल सलाह दिया था कि महिलाएं भी सम्मान की पात्र हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़े भी सम्मान के पात्र हैं। जाति के नाम पर इनके साथ भेदभाव न किया जाए। अगर इस प्रकार की कहीं व्यवस्था है, उसको संशोधित किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी धर्म पर मैंने चोट किया, बल्कि किसी ऐसे वर्ग विशेष, पूरी आधी आबादी, पूरी आबादी की 50% आबादी महिलाओं की है। जाति जनगणना के अनुसार 54% आबादी पिछड़ों की है। लगभग 24-25% आबादी दलितों की है। अब अगर 54% दलित, 54% पिछड़े, 24-25% दलित और 18% अल्पसंख्यक और देश की आधी आबादी महिलाएं, अगर इनको नीच कहा जाएगा, अधम कहा जाएगा, अपमानित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि मारने पीटने की पात्र हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा भेदभाव है। और भेदभाव खत्म करने के लिए मैं अगर कोई बात किया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म पे चोट कर रहा हूं, बल्कि किसी के लिए मैं न्याय की गुहार कर रहा हूं। आप कहना चाह रहे हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट जो है गलत ढंग से पेश किया गया, आपका जो है ये उद्देश्य ये था। लेकिन भाजपा के कुछ लोग कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी बीच में इस तरह का बयान आया कि जिसमें राम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होते हुए सुना। देखिए, मैंने इतना जरूर कहा भाई, अयोध्या में राम मंदिर बना, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। विपक्ष में रहते हुए भी हम सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन जिसे हम भगवान कहते हैं, करोड़ों लोग जिसको हजारों साल से पूछते आ रहे हैं, जो भगवान सबको जीवन देता है, उस भगवान को हम जीवन कैसे दे सकते हैं? तो मैं उसका विरोध किया कि जो भगवान सबका जीवन दाता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? और यही नहीं, अगर वाकई में वो धार्मिक अनुष्ठान था, तो 4 शंकराचार्य में कोई ना कोई शंकराचार्य वहां रहता। ये भी शंकराचार्य नहीं आए, शंकराचार्य ने भी विरोध किया। तो स्वाभाविक रूप से समय का भी विरोध किया उन्होंने कि समय प्रतिकूल नहीं था। नहीं, समय भी प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। समय भी प्रतिकूल था। और ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे धर्माचार्य पर्याप्त है, शंकराचार्य पर्याप्त है। शंकराचार्य की उसमें कोई शिरकत नहीं, धर्माचार्यों की कोई शिरकत नहीं। उसमें प्रधानमंत्री किस धर्माचार्य की हैसियत से वहां पहुंच गए थे? तो स्वाभाविक रूप से ये वोट की राजनीति है। कुछ लोग बयान के बाद जो है आपके हिंदू होने पे ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। और मैं देख पा रहा हूं, चूंकि इंटरव्यू में ले रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि तिलक भी लगा हुआ है आपके सिर पे। देखिए, 2 चीजें। रही बात, अब तो नामांकन था, मेरी श्रीमती पत्नी जी ने जाते वक्त ये मेरा तिलक करके यहां से भेजा था। तो मैं पत्नी को मना तो कर नहीं सकता। और वैसे भी मैंने कभी तिलक के, किसी के तिलक का वो भी नहीं किया, किसी प्रकार का विरोध भी नहीं किया, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न पंथ,
के लोगों को अपने अपने तरीके से, हाँ, सब पंथ संप्रदाय और धर्म के लोगों को आचरण करने की पूरी छूट है। संवैधानिक अधिकार भी हमारा है, तो हम किसी के धर्म पर चोट नहीं कर सकते, किसी के धर्म के तौर तरीके मानने की पद्धति पर भी हम नहीं कर सकते। लेकिन धर्म के नाम पर अगर कहीं ना कहीं इंसानियत का बंटवारा होगा, भेदभाव होगा, राजनीतिक दुरुपयोग होगा, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से मुझ जैसा व्यक्ति उसका विरोध करेगा। तो देखा आपने कि बहुत शब्दों की जादूगरी भी जो है, जो सीनियर जो नेतागण होते हैं उनके साथ देखने को मिलती है, और शब्दों की जादूगरी भी तो है ही, लेकिन बेबाक ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि इनका एक तरह से स्टाइल है, वो बेबाकी से ही जवाब देते हैं, और उन्होंने बहुत बेबाकी से हर मुद्दों पर हमारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है पूरे सेशन में हमारे सवालों से और इनके जवाबों से आपको बहुत संतुष्टि मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो जन जन तक, लोगों तक पहुंच समझ में आए, और जो आने वाला आगामी चुनाव का वोटिंग दिन है वो डिसाइड करके इनको या किसी को भी वोट कर सके। लेकिन वोट देने जरूर रही है। के बाद से काफी ज्यादा उत्साहित हैं, इनके समर्थक भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे, और वो उत्साह कहीं ना कहीं मार्केट में भी दिख रहा है, जो क्षेत्र है वहां पर भी दिख रहा है। देखते हैं कि चुनाव में वो उत्साह वोट के रूप में किस तरह से कन्वर्ट हो पाता है। थैंक यू।